वो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर होगी और ये जो ट्रंप ने धमकी दिया पाकिस्तान। सबसे पहले तो मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी प्राइम मिनिस्टर, नया प्राइम मिनिस्टर जो है, फॉरेन मिनिस्टर जो 4 साल के बाद एक फॉरेन मिनिस्टर मिला है पाकिस्तान को, एक उन्होंने इसके ऊपर पाकिस्तान की दिफा में रिस्पॉन्ड नहीं किया। कोई इतने बड़े इल्ज़ाम लगाए गए हैं पाकिस्तान पे, और मैं हैरान हूँ कि ना प्राइम मिनिस्टर से कोई स्टेटमेंट आई है और ना फॉरेन मिनिस्टर से कोई स्टेटमेंट आई है, बल्कि हमें किसने डिफेंड किए? चाइना ने। यानी चाइना की तरफ से स्टेटमेंट आई है पाकिस्तान की जो कुर्बानी है फॉर ये जो अमेरिका की जंग में हमने शिरकत की थी, चाइना की स्टेटमेंट आई है, लेकिन ना फॉरेन मिनिस्टर ना प्राइम मिनिस्टर। लिहाजा मैं आज अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हुए अपनी कौम के लिए मैं स्टेटमेंट देना चाहता हूँ कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दी है, पाकिस्तान के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए गए कि हम पनाह देते हैं दहशतगर्दों को, और उन्होंने जो हिंदुस्तान को ठेकेदार बना दिया है अफ़गानिस्तान के अंदर कि वो अब अफ़गानिस्तान की मदद करेगा, यानी हिंदुस्तान को रोल दे दिया अफ़गानिस्तान में, जबकि हिंदुस्तान को कोई बॉर्डर ही नहीं है अफ़गानिस्तान के साथ। और जिस मुल्क ने कुर्बानियाँ दी हैं उसी के ऊपर इल्ज़ामात लगा दिए। तो सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको समझ ही नहीं है, इस खित्ते की नहीं समझ। अफ़गानिस्तान का ये जो सारा माजी जो रह चुका है अफ़गानिस्तान का, और जो ये सबसे लंबी अमेरिका की जंग लड़ी गई है अफ़गानिस्तान में, ना आपको इसकी समझ है, डायनामिक्स ही नहीं समझ कि ये जो हुआ सारा, ये जो जिसको आप दहशतगर्द कहते हैं, इसके पीछे क्या है, कौन है असल में दहशतगर्द, और आगे क्या होने जा रहा है, कोई समझ नहीं है उसको, जिस तरह की उसने ये पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाए। सबसे पहले कि पाकिस्तान ने अमेरिका की जंग में शिरकत तब की जबकि कोई पाकिस्तानी 9/11 में मुलव्वस नहीं था। तालिबान जो पाकिस्तान में थे, पाकिस्तान में तो कोई मिलिटेंट तालिबान ही नहीं थे, और अल-कायदा अफ़गानिस्तान में थी, पाकिस्तान में तो थी नहीं। तो हमने जिस जंग में शिरकत की, पाकिस्तान को इस जंग में शिरकत करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, हमारा तो कुछ कसूर ही नहीं था। मैं उनमें से हूँ जो आज भी कह रहा हूँ कि मैंने कहा था कि हमें इस जंग में नहीं जाना चाहिए, ये हमारी जंग नहीं है। उस जंग में जब हमने शिरकत की, अमेरिका के कहने पे अपनी वज़ीरिस्तान फ़ौज भेजी, और फिर डू मोर करते करते अमेरिका के कहने पे हमने जो इस मुल्क में तबाही मचाई, 70,000 पाकिस्तानी इस जंग में मरे, और उसके अलावा जितने ज़ख्मी हुए, जिनके बाजू गए बम धमाकों में, दहशतगर्दी में, उसको हमें पता ही नहीं कितने लोग हैं। और जो ट्रंप ने कहा कि हमने जो अरबों डॉलर दिया पाकिस्तान को, ये गवर्नमेंट की फिगर है कि 100 अरब डॉलर से ज़्यादा पाकिस्तान का इस जंग में ज़ाया हो चुका, खर्च हो चुका, या वो हमें बिजनेस लॉस हुआ, क्रिकेट टीमें आनी बंद होगी तो सोचें कि सरमायाकार ने पाकिस्तान क्या आना था, हमें बहुत नुकसान हुआ, हमारे होटल खाली थे सारे। तो जो इन्होंने पैसा दिया था वो कुछ भी नहीं था, जो हमारा खर्चा हुआ है इस जंग के ऊपर, जो तबाही मची पाकिस्तान में। और जो किसी को भूलना नहीं चाहिए कि जो कबायली इलाके के लोगों से हुआ, हमारे कबायली इलाके में जो तबाही मची है, एक वक्त पे 70% लोग नकल मकानी कर चुके थे कबायली इलाके से, अभी तक पूरा नहीं जा सके वापस। अभी तक कबायली इलाके के अंदर वो लोग वापस नहीं जा सके, उनके दुकानें, घर, कारोबार, मवेशी सब तबाह हो गए। इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि कितना नुकसान हुआ। और फिर जो हमारी फ़ौज ने कुर्बानियाँ दी, हमारे कमांडोज ने, जनरल शहीद हुए इसमें, तो उसके बाद जब हम ये सुनते हैं डोनाल्ड ट्रंप से कि जनाब यहाँ सेफ हेवन्स हैं, यानी हम पनाह दे रहे हैं दहशतगर्दों को, और हिंदुस्तान की तारीफ कर रहा है जिसकी कोई कुर्बानी नहीं है इसके अंदर, कुर्बानी इस मुल्क की है और तारीफ उनकी कर रहा है, और उनको रोल दे रहा है अफगानिस्तान में।
اور ساری زبان وہ استعمال کر رہا ہے جو ہندوستان میں زبان استعمال کرتا ہے پاکستانی فوج کے خلاف. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ہمیں ساری قوم کو مل کے سخت مذمت کرنی چاہیے کہ یہ یعنی یہ کس طرح کا آدمی ہے جو کہ ایک قوم نے جو ہمیں جو تباہی مچی ہے ملک میں. اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ کہا تھا ان کی جنگ میں نہ شرکت کروں. میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ہم نے شرکت بھی کی, تباہی بھی مچائی, بمباری ہوئی, قبائلی علاقہ تباہ کیا, سارا اوپر سے نیچے تک انتہا پسندی بڑھ گئی, اور آخر میں وہ یہ کہتا ہے کہ جناب پاکستان کو ہم ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. کس چیز کے ذمہ دار ٹھہراتے ہیں؟ کہ جو وہ افغانستان میں جو ان کی پالیسی فیل ہو چکی ہے, جو ان کی ناکامیاں تھی افغانستان میں, وہ ساری ذمہ داری پاکستان پہ ڈال دی. کوئی اپنی ذرا ذہن لگا کے یہ سوچے کہ 1.5 لاکھ نیٹو کی فورس تھی افغانستان میں, انہوں نے تقریباً 1000 ارب ڈالر خرچ کر چکے ہیں افغانستان کی جنگ میں. جتنے افغانی اس میں بیچارے شہید ہوئے ہیں, مرے ہیں, وہ علیحدہ. جو اتنی زیادہ کانسنٹریشن دنیا کی ہائیسٹ, دنیا کی سب سے طاقتور ملٹری مشین افغانستان میں تھی, تو وہ نہیں قابو پا سکی. نیٹو کی جو 1.5 لاکھ فوجی تھے وہ افغانستان کو کنٹرول نہیں کر سکے کیونکہ قصور پاکستان کا تھا. ان کے پاس سرویلنس تھی, ان کے پاس ڈرونز تھے. کتنے لوگ آ رہے تھے پاکستانی بارڈر سے, جب آتے ہیں یہ کہتے ہیں نا کہ پاکستان سے انسرجنسی آئی. ان کی اتنی سرویلنس, 1.5 لاکھ فوج چند ہزار لوگوں کی وجہ سے افغانستان کے اوپر کامیاب نہیں ہوئی. یہ کوئی ماننے والی بات ہے؟ اور آج آدھا افغانستان ان کے ہاتھ میں, گورنمنٹ کے ہاتھ میں نہیں ہے. کیا یہ پاکستان کا قصور ہے؟ یعنی یہ بالکل وہی باتیں کر رہے ہیں جو ہندوستان کر رہا ہے کہ کشمیر میں تقریباً 25 سال سے 7 لاکھ فوج انہوں نے کشمیر میں رکھی ہوئی ہے, اور ابھی تک بجائے قابو پانے کے کشمیر پہ سارے کشمیری آزادی مانگ رہے ہیں, اور وہ ذمہ داری پاکستان کو, وہ کہ جی پاکستان کی وجہ سے. یہاں بھی وہی کہ جی پاکستان کی وجہ سے امریکہ کامیاب نہیں ہو رہا. اور انہوں نے کہا کیا ہے کہ ہاٹ پرسوٹ ہوگی, یعنی ان کی فوج اگر انہوں نے سمجھا کہ پاکستان میں کوئی دہشت گرد ہے تو وہ پاکستان میں آ جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کو اس کو سخت ان کو پیغام دینا چاہیے امریکنز کو کہ یہ قوم ایک ہو جائے گی, ایک ہے. یہ سب اکٹھے ہو کے اگر انہوں نے اتنی بڑی قربانیوں کے بغیر باوجود اگر ان کا خیال ہے کہ یہاں آ کے یہ لوگوں کو اور ماریں گے, ڈرون اٹیک سے کتنے شہریوں کو شہید کیا وہاں وزیرستان میں اور قبائلی علاقوں میں, تو ان کا خیال ہے کہ ہم چپ کر کے دیکھتے رہیں گے, یہ امریکہ کو نقصان ہوگا اس کا. اگر افغانستان میں امن آنا ہے, پاکستان کی ضرورت ہے ان کو, اور امن اس طرح نہیں آنا کہ اور فوج لے کے آئیں. جو 1.5 لاکھ فوج پہلے نہیں کر سکی تھی, اب اور مزید 5-6 ہزار فوجی کیا کر لیں گے؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کی سویلین پولیٹیشنز, پاکستان کی فوج سب ایک پیج پہ آئیں, ہم سب ایک زبان سے ان کو پیغام دیں. اس کے لیے اسپیشل پارلیمنٹ کا سیشن آنا چاہیے, یہ بڑا سیریس ہے. ہم نے تحریک انصاف نے ایڈجرمنٹ موشن موو کیا ہے, یہ بڑا سیریس ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہاں کوئی فورن پالیسی کا سب سے بڑا فیلئر تھا. پہلے تو فورن منسٹر نہیں تھا, ساری گورنمنٹ لگی ہوئی تھی پیناما میں بچانے کے لیے نواز شریف کو. کوئی ہماری جب وہاں ساری پالیسی بن رہی تھی اور جو لابنگ ہو رہی تھی, یہاں کچھ نہیں کیا گیا. اور آج ہم سلیپ واک, انگریزی میں لفظ ہے سلیپ واک, یعنی ہم ادھر پہنچ گئے ہیں جدھر پاکستان کو خطرہ ہو سکتا ہے اور ہماری سلامتی کو خطرہ ہو سکتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ساری قوم ایک کھڑی ہو, ایک ہم پالیسی بنائیں, جواب دیں امریکنز کو کہ ہم نے آپ کی مدد کی ہے جبکہ کوئی ہمیں ضرورت نہیں تھی پاکستان کو, اور جو ہم نے یا نیٹو کے جو سارے سپلائی پاکستان سے گزرا ہے جو ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی, جو آپ کی وجہ سے دہشت گردی ہوئی ہے پاکستان میں, اور اس کے بعد جو ملک میں دہشت, یعنی APS جیسا جو انسیڈنٹ ہوا
जो अफगानिस्तान से दहशत गर्दी आ रही है पाकिस्तान में, जो हिंदुस्तान अफगानिस्तान के जरिए दहशत गर्दी कर रहा है पाकिस्तान में, ये सारी कुर्बानी पाकिस्तान ने दी है। उसके बावजूद हमें ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान कसूरवार है, और जो हिंदुस्तान जिसको पाकिस्तान समझता है कि हिंदुस्तान अफगानिस्तान के जरिए बलूचिस्तान में और टीटीपी को इस्तेमाल कर रहा है कबायली इलाके में, हम यूनाइटेड नेशंस में डोसियर दिया, प्रूफ्स दिए कि इस्तेमाल किया जा रहा है अफगान की ज़मीन, अफगानिस्तान की ज़मीन पाकिस्तान में दहशत गर्दी करने के लिए। उसी हिंदुस्तान को अब ठेकेदार बना रहे हैं अफगानिस्तान का। ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है पाकिस्तान के लिए, और हम इसलिए सेशन बुलाएंगे, उसमें जाके सारी एक कंसेंसस डेवलप करेंगे। और इस गवर्नमेंट को ये जो नया प्राइम मिनिस्टर आया है, इसका काम है कि बजाय नवाज शरीफ को जाके अब उसकी फिक्र करनी कि वो करप्शन में जो पकड़े गए हैं और कहना कि जी मैं अभी नवाज शरीफ का ही मेरा प्राइम मिनिस्टर है, उसका काम है, उसकी जिम्मेदारी है, वो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, उसका काम है मुल्क में कंसेंसस डेवलप करना और अमेरिकन को मैसेज देना कि ये हमने अनएक्सेप्टेबल है, ये जो इन्होंने सारा किया कल जिस तरह के इल्जामात लगाए हैं, ये कौम को अनएक्सेप्टेबल है। साहब आप समझते हैं कि जो कलभूषण के ऊपर जो खामोशी थी गवर्नमेंट की, उसकी वजह से दुनिया को मौका मिला है। अगर हम उसको अच्छे तरीके से कैच कराते और लोगों को बताते कि ये इंडिया का असल चेहरा है, तो आप समझते हैं कि वो हुकूमत की कमज़ोरी थी। दूसरा, अगर मुश्तरका इजलास आता है या पार्लियामेंट का सेशन आता है, आप जाएंगे या आप कोई इनिशिएटिव ले रहे हैं एपीसी के लिए ताकि सारी जमातों को इकट्ठा किया जाए? देखिए, दूसरी चीज़ तो पार्लियामेंट में जाऊंगा ज़रूर। इसके ऊपर ये बहुत सीरियस है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान का ये पॉलिटिक्स से ऊपर है, ये मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ है, और आगे हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको आप बैठ के फैसला करना पड़ेगा कि अब पाकिस्तान ने क्या करना है, क्योंकि ये तो अनएक्सेप्टेबल है जो इन्होंने हमारे पर इल्ज़ाम लगाए हैं। जो आपने बात की कलभूषण की, देखें जो डॉन लीग्स थी और जो उससे पहले मेमोगेट था, इन सारों का एक ही मकसद था कि पाकिस्तानी फ़ौज को अलहदा करना पॉलिटिकल गवर्नमेंट से और कहना कि पाकिस्तानी फ़ौज जिम्मेदार है सारी दहशतगर्दी की, गवर्नमेंट्स अमन चाहती। और जो डॉन लीग्स थी, ये मैं बार बार कह बैठा हूँ कि इजरायली लॉबी और हिंदुस्तान की लॉबी अमेरिका में इकट्ठा काम करते हैं। ये इस गवर्नमेंट ने, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने पैगाम दिया था उनको कि जनाब हम तो आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, लेकिन फ़ौज हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसलिए वो डॉन लीग्स बड़ी सीरियस चीज़ थी। अब जो सिचुएशन वो ये है कि अगर आज हम सब इकट्ठे नहीं होंगे एक प्लेटफॉर्म के ऊपर और एक सारी कौम मिलकर जवाब नहीं देगी, ये पाकिस्तान के लिए बड़ा सीरियस है। ये आगे जो एस्केलेशन होगी, अगर ये जो मैं ट्रम्प की तकरीर सुन रहा था, किसी तरह की अगर इन्होंने सपोजिंग पाकिस्तान की टेरिटरी में आ गए और उसके बाद जो एस्केलेशन होगी और जो हिंदुस्तान को इन्होंने रोल दिया है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पाकिस्तान पे। ज़रूरी है कि इस पर सारी कौम एक कंसेंसस डेवलप करे और एक जवाब दे। एपीसी हमारे पास खोने को क्या है? अमेरिका जैसे कह रहा है कि पाकिस्तान को बहुत कुछ खोना पड़ेगा। अगर हम आंखों में आंखें डाल के बताते हैं तो कौम को बताइए कि पाकिस्तान के पास क्या है खोने को, जो जिसकी वजह से अमेरिका हमें बार बार देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बातों में भी कह गया था पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, उन्होंने ये कहा कि जी पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम दहशतगर्दों के हाथ में जा सकता है। ये हम सबको पता है कि बड़ी देर से ये इजरायली लॉबी का सबसे ज़्यादा था। इस्लामिक बॉम्ब शुरू किया था इन्होंने आज से 30 साल पहले। ये पूरी एक कैंपेन है पाकिस्तान को डिफैंग करने की, डी न्यूक्लियराइज करने के लिए। और ये जो उन्होंने ये बात कही कि जनाब पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम दहशतगर्दों के हाथ में न चले जाए, ये भी हमारे लिए एक वार्निंग है। खान साहब, ये खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा रहे हैं। फर्ज करते हैं आज अगर ये वज़ीर ख़ारजा होते और आप वज़ीर आज़म होते, तो आप फौरी तौर पे इस तरह की सूरत हाल में क्या एक्शन लिए, क्या स्टेप? देखिए, पहले तो ये स्टेज आनी नहीं चाहिए। आपका फॉरेन मिनिस्टर का काम था, जब ये सारा कुछ, ये पूरी कैंपेन चल रही थी पाकिस्तान के खिलाफ, तो ना फॉरेन मिनिस्टर था और प्राइम मिनिस्टर को पैनामा में फंसा हुआ था, तो किसी के पास तो टाइम था ही नहीं, ना कोई लॉबी की। ये स्टेज नहीं आनी चाहिए।
बहरहाल आप ये जो स्टेज आ गई है, अब पाकिस्तान एक ही तरह सारी कौम एक पेज पे इकट्ठा होकर इसका जवाब दे। ये इसके अलावा और कोई हमें आपस में कोई जो भी हमारे इख्तलाफात हैं और हमारे क्या इख्तलाफात हैं, इस सारी कौम को इकट्ठा आपकी पार्टी जो है, आपकी बिल्कुल आपने इजलास बुलाने का मुतालिबा किया, आपने स्ट्रेटेजी नहीं बताई। स्ट्रेटेजी होनी क्या चाहिए, हमारी फॉरेन पॉलिसी होनी क्या चाहिए, जरा नहीं थोड़ा सा बता दीजिएगा। इस वक्त कौम जो है वो सुनना चाहती है, तनाव देखिए मेरी बात सुनो, कौमों को क्राइसिस आते हैं। अब हमारा हमसाया ईरान, सारी दुनिया ने कितनी धमकियां दी ईरान को, कितना उन्होंने जोर लगाया कि जनाब हम ये कर देंगे वो कर देंगे, सैंक्शन लगा दी। जब एक कौम खड़ी हो जाती है, लोग आपस में सारी कौम, गवर्नमेंट, अवाम एक पेज पे आ जाती है, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। साहब ये बताइएगा कि क्या आपकी पार्टी इस स्टेटमेंट को जो ट्रंप ने दी है उसे कंडेम करने के लिए और असिस्ट करने के लिए कोई प्रोटेस्ट वगैरह अमेरिकन एम्बेसी के सामने लॉन्च करना चाह रहे हैं? पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे। क्वेश्चन ये है कि पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से तो कोई कंडेमनेशन नहीं आई अमेरिका की, लेकिन जो मिलिट्री जो लीडरशिप है उसकी तरफ से अमेरिकी सफीर से मुलाकात हुई है और आर्मी चीफ ने कहा कि हमें अमेरिका की एड की जरूरत नहीं है, एतमाद की जरूरत है और हमारी कुर्बानियों को तस्लीम किया जाए। आप कैसे समझते आर्मी चीफ की जो स्टेटमेंट आई है उसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये आर्मी चीफ ऐसी स्टेटमेंट्स देते नहीं हैं, वो इसलिए दे रहे हैं कि एक बहुत बड़ी खला है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो डरी हुई है। मैं आज आपको बता रहा हूँ, जिन लोगों के पैसे, जायदाद, बिजनेसेस इस मुल्क से बाहर हैं, वो कभी खड़े नहीं हो सकते। जिन लोगों के बैंक अकाउंट्स बाहर हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज बाहर हैं, आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका ने एक पेट्रियट्स एक्ट बनाया हुआ है। ये 9/11 के बाद पेट्रियट्स एक्ट का मतलब कि वो किसी का भी अकाउंट खोल के चेक कर सकते हैं कि दहशतगर्दी के नाम पर। तो ये जिन के बाहर अरबों डॉलर पड़े हुए और बड़े बड़े प्रॉपर्टीज पड़ी हुई हैं, वो डरेंगे, वो नहीं इनके सामने खड़े हो सकते। वो इस तरह डर रहे हैं, चुप करके कर रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहा। यानी इतना बड़ा किसी हिंदुस्तान के खिलाफ कोई इस तरह इल्जाम लगाता, आज सारा मुल्क खड़ा हुआ होता इकट्ठा। आखिरी सवाल, ये बताएं, आपने आज भी नवाज शरीफ को तनकीद का निशाना बनाया है। कुलसूम नवाज को सर उसकी कैंसर की तशखीस हुई है, क्या आप शौकत खाना में इलाज के लिए अपने कुछ तजवीज़ देंगे? और इमरान खान आप कर्सी कॉल करेंगे नवाज शरीफ को इसके ऊपर कुलसूम नवाज के ट्वीट किया है। साहब एक छोटा सा सवाल ले लें, अगर पाकिस्तान के ऊपर ये इक़्तिसादी पाबंदियाँ आयद की जाती हैं अमेरिका की तरफ से, तो इस दफ़ा पाकिस्तान को ये खुद क्या देना चाहिए कि हमें उसकी इमदाद की चाहिए? देखिए, जब एक कौम में फिर से आखिरी चीज़ कहता हूँ, जब कौम इकट्ठी हो जाती है, आपको याद है या नहीं, जब वो फ्लड्स आए थे, अरबों डॉलर का पाकिस्तान को नुकसान हुआ था, दुनिया ने एड भी नहीं दी। पाकिस्तानी जो बाहर थे, जो पाकिस्तानी इस मुल्क में हर इंसान ने कंट्रीब्यूशन की, कौम इकट्ठी हुई, इतना बड़ा सानिया था और पता भी नहीं, आज लोगों को पता भी नहीं कि अरबों डॉलर का नुकसान हुआ था वो फ्लड्स के अंदर, लेकिन कौम ने इकट्ठी होकर उसका फेस कर लिया था। कोई भी क्राइसिस हो, हमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। कौम 20 करोड़ की अवाम है, हम इकट्ठे हो जाएं, हम आपस में मिल के कुछ भी, कोई भी, यानी किसी किस्म की भी धमकी का हम सामने खड़े हो जाएं।